नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही है एक और वार्तालाप। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मेहमान की। आज के मेहमान हैं दीपक अनसुईया जी। दीपक अनसुईया जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन कुश्ती के लिए लगा दिया। देश को अच्छे पहलवान मिलें और पहलवानों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले जिससे कि वो आगे आ सके। दीपक अनसुईया जी उत्तराखंड में भी काम कर रहे हैं। उत्तराखंड उनकी जन्मभूमि है और उत्तराखंड में ही उन्होंने दंगल भी करवाए हैं। उत्तराखंड में इस गेम को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं दीपक अनसुईया जी। गुरु हरिपाल जी नाथुपुर से मेरा अखाड़ा लगभग 35 साल से चल रहा है ये, और इस अखाड़े के कोच भी दीपक अनसुईया जी हैं, और ये मीडिया का काम भी देखते हैं और अपना सारा इसी की जिम्मेदारी अखाड़े की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप में। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं दीपक अनसुईया जी। और दीपक अनसुईया जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि दीपक अनसुईया जी अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूं सब फिल्म जगत से या एंटरटेनमेंट, और दीपक जी जो हैं और वो खेल जगत से हैं, और वो खेल भी ऐसा खेलते हैं जो बहुत दमदार है। अब जैसे आप हमारे पीछे का बैकग्राउंड देख रहे होंगे उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुश्ती का अखाड़ा है और दीपक जी कुश्ती ही खेलते हैं। तो दीपक जी का मैं अपने इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दीपक जी आपसे पहला सवाल ये पूछूँगा कि आपका इस कुश्ती की तरफ जो रुझान हुआ वो कैसे हुआ, और अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ, तो ब्रजेश भंडारी जी भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए हमारे अखाड़े पर। एक बात तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड को लेकर मतलब अवेयरनेस जो है वो बढ़नी चाहिए, और इस तरह जैसे जो आप वार्तालाप कर रहे हैं अपने उत्तराखंड के जो विभूतियाँ हैं, जो जाने माने लोग हैं, चाहे वो खेलों से जुड़े या सिनेमा से जुड़े हुए, आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो, तो एक तो उत्तराखंड के लोगों को ही उनके बारे में जानने को मिलेगा भी ऐसा भी कोई है। दूसरा कि मतलब नेशनल लेवल पर, और ये तो अपना यूट्यूब चैनल है, इंटरनेशनल लेवल पर उन लोगों को भी पहचान मिलेगी, और हमें बड़ा गर्व होगा कि ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में है। आपके इंटरव्यू में देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, आपकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। हाँ, तो आप मेरे बारे में जानना चाहते थे कैसे ये उन्मुख हुए। तो ये दो सेक्शन है मेरे, एक तो मेरा खेल का जीवन और दूसरा कोच का जीवन। तो खेल का जीवन मैंने शुरू किया बहुत छोटे 7-8 साल की उम्र में। हमारे क्षेत्र में हमारे गुरु जसराम के शिष्य थे, गुरु शीशपाल भागवीर, तो उन्होंने एक दंगल कराया था। आप दंगल मूवीज़ के साथ आप जान गए सब। दंगल कुश्ती कराई थी उन्होंने कुश्तियाँ। तो मैं भी जब छोटा बच्चा था तो मैंने देखा लड़ रहे हैं बच्चे, उनको इनाम मिल रहा है, बहुत लोग उनको बहुत देख रहे हैं, और जीतने वाले को बड़ा मान सम्मान मिल रहा है। तो मैं भी गुरुजी के पास गया। मैं कहा गुरुजी मैं भी कुश्ती सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला भाई कहाँ से है? मैं कहा जी इधर मैं संगम बिहार में रहता हूँ। तो कह रहे ठीक है, वहाँ पर अखाड़ा है, आप सुबह आ जाना। तो 7-8 साल की उम्र में फिर अखाड़े में चले गए थे। तो इस तरह मेरा खेल जीवन शुरू हुआ, और फिर हमारे गुरुजी ने हमें कुश्ती की शिक्षा दी। ऊपर वाले की दया से अच्छे पहलवान बने और देश भर के दंगलों में कुश्तियाँ लड़ी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जैसे जनरली हमारा मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि मतलब अगर बच्चा कोई हॉबी कर रहा है वो तो अलग चीज़ है, हाँ। पर फैमिली वाले फिर उसको जैसे उसकी जैसे 12th हो जाती है, 10th हो जाती है, जब एजुकेशन पूरी हो जाती है तो उसको एक जॉब के लिए बोलते हैं। हाँ। तो आपका क्या था, आपकी फैमिली वालों का कैसा सपोर्ट था आपके इस गेम के लिए? नहीं, मतलब हमारे यहाँ तो सबसे मेन चीज़ नौकरी ही देखी जाती है। बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं तो कहते भाई इसे नौकरी करनी है, तो ये देखे जाती है। हमारे माँ बाप भी चाहते थे बच्चा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करे, लेकिन क्या कि जो हमारा जो जहाँ हम रहते, मेरे पिताजी भी जहाँ रहे वो दिल्ली देहात का इलाका है। तो वहाँ पे जाट गुजर ये लोग बहुत रहते हैं, यही लोग ज़्यादा कुश्ती करते हैं। तो वो भी उनके दोस्त थे, तो उन्होंने बोला भाई बच्चे को पहलवानी करने दे। तो मेरे पिताजी बड़ा शौक़ रखते थे, और मेरे को दूध पिलाना या बादाम खिलाना वो करते थे। अच्छा, पहलवानी का शौक मतलब फादर ने आपको अप्रिशिएट करा है? हाँ। अच्छा, तो फिर जब आप और अब मैं अपने बेटे को कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छा पहलवान है और बहुत अच्छा पहलवान बन गया। उसने पूरे देश में कुश्तियाँ लड़ी हैं, 200 से ऊपर कुश्तियाँ हो गई उसकी, जो जीत चुका है वो। अच्छा, आप वही अपने आपके फादर ने जो आपको दिया वही आप अपने बेटे को दे रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। इस बात पर मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये पूछूंगा कि जब आपने जैसे कुश्ती लड़ना शुरू करा हाँ। तो पहले तो आप दंगल वैसे लड़ते होगे, हाँ। मतलब जैसे आप जो एक
जैसे जैसा ये अखाड़ा है वैसे, हाँ। तो उसके बाद आपने कोई नेशनल लेवल पे या किसी अच्छे वहाँ पर जाकर भी हाँ। खेलने की कोशिश करी है? देखो मतलब ये कुश्ती जगत में ना सुविधाओं का अभाव रहा है। तो जब हम कुश्ती लड़ते थे, काफ़ी पुराने टाइम के योद्धा है हम, तो उस टाइम मैट नहीं होता था कहीं भी। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मैट है, और दिल्ली देहात में, हरियाणा में मोस्टली सभी अखाड़ों में मैट है, जो नामी बड़े अखाड़े हैं। पहले कहीं भी मैट नहीं होता था, मिट्टी पे ही लड़ते। यहाँ तक कि ओलंपिक भी, यहाँ तक कि सुशील कुमार तक मिट्टी में, बाद में वो हनुमान अखाड़े छत्रसाल आए तो उन्हें मैट मिला। हाँ, हनुमान अखाड़े में पुराने टाइम से ही मैट था, वो भी गद्दे वाला मैट, वो जूट का। तो मैट के तो सवाल नहीं होता था। लेकिन हाँ, हमने दिल्ली देहात में कुश्ती लड़ी, स्कूल की कुश्तियाँ लड़ी, उनमें मेडल लिए। दिल्ली मतलब स्कूल की कुश्तियों में गोल्ड था मेरा। हाँ, तो और दंगलों में तो खूब कुश्तियाँ लड़ी है। एक दंगल में 3-3, 4-4 कुश्तियाँ लड़ी है। तो 17-18 साल की उम्र थी, तब जो है मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था। एक जगह हम, कोई बड़ा पहलवान ने मेरे को चैलेंज कर दिया था, मैं लड़ गया उससे कुश्ती। उसने ऊपर से उठा के मारा और मेरे ही ऊपर गिर गया। तो मेरे ये सीने का जो केस था, ये दोनों टूट गए। तो ये इसमें टूटने के बाद जो ये मतलब ना तो इसमें प्लास्टर होता, ना इसकी सिलाई होती, कुछ होती। तो 2-4 महीने पड़ा रहा, फिर उसके बाद वो अपने आप ही जुड़ गया। लेकिन वो जुड़ने से फिर जो भगवान ने दिया वो तो हो नहीं सकता। तो दर्द होता है, अब तो नहीं होता खैर, लेकिन उस टाइम कोशिश करी, लेकिन दर्द हुआ, फिर छोड़ दिया। अच्छा, उस टाइम पे फिर आप इस एक्सीडेंट के बाद आपने कुश्ती छोड़ दी, पर कुश्ती को नहीं छोड़ा? हाँ, लीजिए चाय लीजिए। तो उस कुश्ती के बाद फिर मतलब इस एक्सीडेंट के बाद आपने फिर अपने लाइफ को आगे कैसे सर्व करा? हाँ, कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया? फिर कुश्ती करी पहलवानी में, पढ़ाई में। एक्चुअल में क्या था कि जब कुश्ती लड़ते थे तो मैंने कभी मतलब मैंने अपने कुश्ती जीवन में कभी पूरे स्कूल के आखिरी घंटी नहीं सुनी। आधी क्लास में भाग जाते थे। अब आधे स्कूल की छुट्टी हुई, अपना बस्ता उठाया, भाग लिए। अब 3-4 बजे जोर होते हैं, अभी बच्चे आएंगे। अब अगले दिन फिर टीचर आते थे, कह रहे भैया दीपक अनसुईया खड़ा हो जाए। फिर वो पिटाई लगाते थे। अब हम पहलवान आदमी थे, वो बेचारे मारते मारते थक जाते थे, ये खाता, ये करा, ये करा। तो मतलब ये इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब ठीक से पढ़ा लिखा नहीं कुश्ती जीवन में। तो उसके बाद फिर जो है, जब चोट लग गई तो फिर अब पहलवानी करने को नहीं मिलता, तो किताबों के साथ पहलवानी करी। फिर सीरियसली पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद आपने हाँ, मतलब फिर मैं तब 11th में था, तो 11th में फर्स्ट आया फिर मैं, वही जब मेरे चोट लगी थी। फिर उसके बाद 12वीं में अच्छे नंबर आए, तो कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अच्छा डीएवी कॉलेज में। दीपक जी, आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल ये पूछूंगा कि जब आपको चोट लग गई और आपने अपना इस अखाड़े से आप दूर हो गए, पढ़ाई लिखाई में पढ़ने लिखने लगे, और आप अपने दूसरे जीवन में मतलब स्टडीज़ में और अपनी नौकरी में बिजी हो गए, पर आपको आपका जो पैशन था, कुश्ती लड़ना या अखाड़े से जो आपका अटैचमेंट था, वो तो आपको बहुत खलता होगा। तो फिर आपने उस चीज़ को कम कैसे करा? हाँ, मतलब एक मेरे को कुश्ती लड़ने का जुनून था। हमारे गुरुजी भी बोलते थे इधर रह, क्योंकि मैं ना एकदम बुल की तरह, मतलब सांड की तरह तैयार होता था दंगल में लड़ने के लिए, और भिड़ जाता था। तो मतलब वो कहाँ से चला जाएगा। तो फिर किताबों से भिड़ा, फिर मतलब नौकरी लाइन में चले गए। तो लेकिन जब अखाड़े से दूर हुआ मैं, तो मिस किया मैंने। तो मैंने न्यूज़पेपर्स में ढूंढा कि भाई कुश्ती के बारे में क्या न्यूज़ आई है, जरा देखे कौन पहलवान क्या कर रहा है। तो किसी मतलब कोई बहुत बड़ा कोई कुश्ती होती थी कभी, तो एक छोटे से कोने में किसी पहलवान की फ़ोटो आ जाती थी और लिख देते थे भाई इस पहलवान ने मेडल जीता, या ये पहलवान ने कुश्ती जीती। कुछ नहीं मिला अखबारों में, और उस टाइम सोशल मीडिया तो था नहीं। तो मतलब ये दूरदर्शन वगैरह ये थे, या कोई एक आधा, मतलब जब मोस्टली दूरदर्शन था, वो कभी खबर दिखाते नहीं थे कुश्ती की कोई खबर नहीं था। तो फिर भाई फिर मैंने कहा यार चलो, एक पत्रिका थी वो निकलती थी, तो वही पढ़ लेते थे। तो फिर मैं कहा यार चलो क्यों ना खुद ही कुछ लिखने लग जाए, खुद ही कुछ लिखने लगे। तो अखाड़ों में तो मैं जाता ही था, जान पहचान तो थी, मुझे सबके बारे में पता था। तो अखाड़ों में मिलने जाने लगा और थोड़ा बहुत लिखने लगा। तो हमारे टाइम में इंटरनेट शुरू हुआ था, तो पहले तो खाली मतलब जो है डॉस पे कमांड चलती थी, इतना मतलब था नहीं मतलब इंटरनेट। लेकिन जैसे जैसे डेवलप हुआ, मतलब ये याहू मेल वगैरह आई, तो मैंने मेल करना शुरू किया। कहीं से किसी की मेल आईडी मिल जाती है अखबार में अरे एक मेल आईडी है। आज तो खैर मेल आईडी सब जानते, पहले नहीं जानते थे। उसी मेल आईडी पे लिख मारा कि ये पहलवान ने ऐसे कर रहा है कई लोग कहते हैं मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। फिर सोशल मीडिया का युग आया, जैसे ओरकुट वगैरह आए, उनमें हमने मतलब प्रॉपरली पहलवानों के बारे में लिखना, फ़ोटो डालना शुरू किया। फिर फेसबुक मतलब यूट्यूब आया, तो हमने चैनल बना दिया, और उसके बाद फेसबुक आया, तो फिर
पेज बना दिए, है ना, और ब्लॉगिंग शुरू कर दी, गूगल पे ब्लॉगिंग शुरू कर दी। लेकिन तब तक भी पहलवान जो नहीं जुड़े थे, तो बड़ा मुश्किल काम था। पहलवानों के घर जा जाके बोलता, पहलवान जी यार ये खाता, यू फेसबुक में खाता खोल दो। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े पहलवानों के मैंने घर जाके फेसबुक में अकाउंट खोले। आज तो सब चला रहे हैं, सबको पता है, आज नई पीढ़ी जनरेशन तो तुरंत खोल लेती है। लेकिन वो दौर बड़ा याद आता है कि मैंने कुश्ती को बढ़ाने के लिए बहुत मतलब ये मेहनत मैं आपसे यहाँ पर एक गुजारिश करूँगा कि आप अपने YouTube चैनल का नाम और अपने फेसबुक का पेज का नाम अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। हाँ, तो दोस्तों मतलब यूट्यूब मतलब एक्सीडेंटली यूट्यूब का यूट्यूबर बना मैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम कुश्ती रेसलिंग टीवी है, और कुश्ती रेसलिंग अगर आप सर्च करोगे तो कुश्ती रेसलिंग के नाम से या अनसुईया 1974 के नाम से मतलब मेरा यूट्यूब चैनल है। और मेरे यूट्यूब चैनल में खाली कुश्ती का ही है। जैसे कुश्ती के आप दंगल देख सकते हैं, उसमें देश भर में कुश्ती के अखाड़े मतलब कैसे है, जैसे आप देखना चाहें भाई दिल्ली में गुरु हनुमान अखाड़ा कैसा है, या पंजाब में धूमछेड़ी का अखाड़ा कैसा है, या मोतीबाग तालीम महाराष्ट्र में कैसी है। मतलब कोई हिंदुस्तान का ऐसा अखाड़ा नहीं बचा जो मैंने कवर ना कराऊँ। कुश्ती से जुड़ी कविताएं होती हैं, या कुश्ती से जुड़ी टॉप 10 है, या कुश्ती से जुड़ी जो भी न्यूज़ है मैं उसमें बनाता रहता हूँ, जो भी पहलवानों को प्रमोट करना है। तो एक अच्छा बहुत बेहतरीन चैनल है वो कुश्ती का जो मैंने बनाया है, जो वेबसाइट है, ब्लॉग है, वो बनाया है। तो अगर आपको कुश्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप प्लीज़ दीपक जी के चैनल पे जाइए और इसको देखिए, जिससे कि आपको कुश्ती के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दीपक जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि क्योंकि अभी तक का जो मैंने आपका सफ़र सुना है या जो आपने बताया है, उसमें आप पहलवानी में आपको चोट लगी तो फिर वो आपका जो फिजिकली पहलवानी वाला वो सफ़र था वो वहाँ पर रुक गया, और उसके बाद फिर आपने कुश्ती को सर्व करने के लिए आपने एक इनिशिएटिव लिया और आप लोगों से बात करने लगे, पत्रिकाओं में जाने लगे। तो मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछूंगा कि जो पहलवानी से पत्रकारिता का सफ़र था वो कैसा था, और उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ, तो जैसे मैं सोशल मीडिया पे जब एक्टिव हुआ तो फोटोग्राफी करने लगा, तो मैंने भी पहली फ़ोटोग्राफी जो कैमरे से वो मोबाइल से ही की। तो जाता था दंगलों में तो लोग बोलते थे हाँ भाई तो कहाँ से पत्रकार आया है। तो मैं कहा यार पत्रकारिता करनी पड़ेगी। तो फिर पता करा भाई क्या होती है मास कॉम। तो मैं कहा यार मास कॉम कर लो। तो फिर जब मास कॉम करते वो कहते कैमरा ले लो, फिर कैमरा भी लिया। वो फिर कहते कंप्यूटर ले लो भाई, एडिटिंग करनी है तो वो भी लियो। तो फिर वहाँ से निकल के आ गए तो कुछ नहीं आया। फिर और मतलब फ़ोटोग्राफरी की स्पेशली करनी पड़ी, वीडियो का एडिटिंग की स्पेशली करनी पड़ी। मतलब ये सब कुछ करने के लिए कुश्ती के लिए किया। कुश्ती के लिए क्या सब कुछ? हाँ, और मतलब इसके अलावा भी मतलब जब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ तो पहले ही आदमी था जो कुश्ती को लेकर एक्टिव हुआ। तो मतलब उस टाइम बड़ी सेंसेशन थी फोटो में या वीडियो जो मैं डालता था। तो दंगल की डालते तो दुनिया भर से लोग मेरे को कांटेक्ट करने लगे कि हम भी क्योंकि मैं इमेच्योर था, काम नहीं आता था इतना। तो लोग जो किसी बड़े पत्रकार, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर ने देखा तो यार कह रहा हम इसको करते, स्टोरी बनाते हैं। BBC वाले या कोई वाले या इस तरह से मतलब वो लोग आए, उन्होंने बोला भाई दीपक जी आप अखाड़ों में जानते हो। क्योंकि मेरी एक खासियत ये है कि मैं देश भर के अखाड़ों में जानता हूँ, मैं उनके बच्चों को जानता हूँ, गुरुओं को जानता हूँ। तो भाई हमें वहाँ ले चलो। मैं कहा ठीक है। तो कह रहे कितने पैसे लोग हैं? मैं कहा भाई ऐसा है, मुझे सिखा देना कि ये क्या क्या होता है सब सिस्टम। क्योंकि हम तो कॉमर्शियल अकाउंटेंट आदमी थे, इस लाइन में आ गए। तो बहुत अच्छा हुआ, उन लोगों ने कहा ठीक है यार बहुत बढ़िया है। बेचारों ने मुझे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उन लोगों ने मुझे दी। तो ऊपर वाले के दया से बहुत बड़ा चैनल है मेरा, कुश्ती का नंबर 1 चैनल है। और मैंने इस खुद मतलब ये नहीं कहा कि मैं ही इस चैनल को बनाए रखूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट बनाए अपने, और वो भी कुश्ती के चैनल उनके भी हैं बहुत सारे। तो ये मतलब इस तरह से मतलब ये कुश्ती की पत्रकारिता का मेरा दौर है। और आज अगर आप मेरे ब्लॉग को देखेंगे तो उसकी लैंग्वेज है जो आप देखेंगे, जो ब्लॉग मैंने बनाया है कुश्ती का करीने से सजा के, उसमें फ़ोटोएँ हैं, वीडियो है, हिंदी में न्यूज़ है, इंग्लिश में न्यूज़ है। तो उसकी लैंग्वेज और भाषा और मतलब जो काम का तरीका मेरा है, तो वो आज देख सकते हैं कितना मैच्योर हो गया है वो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, आप कुश्ती को सर्व कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है कि ये मुझे लगता है अभी सुल्तान और दंगल जो 2 फिल्में आई हैं पिछले 4-5 सालों में, उससे थोड़ा सा कुश्ती को थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं लोग, प्रमोट हुई हैं कुश्ती। पर उससे पहले और वैसे भी जिस लेवल पे अगर हम क्रिकेट को देखें तो क्रिकेट जिस लेवल पे या और दूसरे स्पोर्ट्स जिस लेवल पे हैं, उस लेवल पे कुश्ती नहीं है हमारे देश के। तो उसमें आपके क्या विचार हैं? बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब हमारा ये एंशियंट सब कल्चर है। मतलब कुश्ती एक समाज है, कुश्ती मतलब एक धर्म है। मतलब आप मतलब मैं लोगों से बात करता हूँ
तो पूछता हूँ भाई मुश्तक और चांडू कौन थे, शायद आपको भी नहीं पता होगा। मुश्तक और चांडूक वो थे जो जिन्होंने हाँ। महाभारत में या कहीं पे नहीं, उसमें वो चाणक्य के वहाँ पे नहीं, शायद कंस के 2 पहलवान थे। ओके ओके, कंस के, तो हाँ, वो मतलब बलराम और कृष्ण को मारने के लिए उन्हें भेजा था कंस ने। हाँ, मेरे को ध्यान तो उनकी कुश्ती हुई थी, ये महाभारत का एक एपिसोड है। हाँ, तो मतलब उसी समय से मतलब मल्ल युद्ध चल रहा है। मल्ल युद्ध की मतलब जो है मल्ल पुराण बना हुआ है, वो हमने पढ़ा। तो मतलब उस जमाने से क्या पहले मतलब मल्ल योद्धाओं को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो कैसे कुश्ती लड़ने चाहिए, दाव पेच वगैरह, उस ज़माने से ही राजा महाराजा लोग रखते थे पहलवान, बड़े शो होते थे उनके। और बड़े मतलब रामायण में भी है, हमारे स्क्रिप्चर्स में, महाभारत में भी है। उसके बाद हमारे सिखों के गुरु थे अंगद जी, उनका अखाड़ा था, वो उन्होंने पहलवान बनाए। मुग़ल लोग थे, उनके पीरियड में पहलवान थे। और मतलब हमारा पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही था पहले, ईरान से हमारी सीमाएँ मिलती थी, तो मतलब जो पर्शिया जिसे पहले कहते थे, वहाँ के पहलवान बड़े मशहूर थे। तो वो कुश्ती शब्द वहाँ से आया है, कुश्ती, पहलवानी, रुस्तम, ये शब्द वहाँ से आए हैं। तो वो लोग यहाँ दिल्ली में आए, एक मिक्स फ्यूज़न हुआ मल्ल विद्या का और पहलवानी का। तो ये सब चीज़ें हैं मतलब, तो इन चीज़ों को दिखाना, और ये मतलब हमारी परंपरा है, प्रमोट करना, लोग नहीं जानते। तो ये तो बहुत पुरानी है परंपरा। तो इसको आगे लेकर आया मैं जब मैंने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू करा और लोगों ने देखना शुरू करा, एक तो सर्ज आया। तो बॉलीवुड क्या होता है, बॉलीवुड अभी कोई मर्डर हो जाए अच्छा, या कोई डकैती पड़ जाए, या कोई नेता पैसे लेके भाग जाए, तो वो जो वहाँ पे बैठे कहानीकार है उसको स्टोरी बना के डाल देते उसमें। एक टाइम ऐसा भी आया कि खाली मेरे दम पर ही कुश्ती बहुत ऊपर चलने लगी। तो उस दौरान जो है मतलब आमिर खान ने एक एपिसोड बनाया था सत्यमेव जयते। उसने क्या कहते हैं बोला मेरे को कि उनकी कंपनी ने कि भाई हमें कोई पहलवान बताओ अच्छा, उसका इंटरव्यू लेना। तो मैंने गीता फोगट का नाम लिया। उसी दौरान मतलब सलमान खान हमारे पहलवान है, हमारे जसराम अखाड़े के विक्रम पहलवान, वो फिल्म बनाई। तो उसमें उन्होंने बोला भाई हमें पहलवान अखाड़ों, सुल्तान मूवी में अखाड़ों के बारे में बताओ। या मतलब दंगल मूवी बनी, उसमें मोस्टली मतलब जो जितने भी पिक्चराइजेशन है या जितने भी लोग हैं उसमें अखाड़े से जुड़े हुए, सब मैंने उनको बताया कि भाई जो मतलब कोच है हमारे कृपा शंकर जी, वो कहने लगे हमें कोच चाहिए बहुत अच्छा, वो कलाकारों को सिखाना है ना। मैंने कहा यार हमारे सबसे श्रेष्ठ कोच है कृपा शंकर जी, उनको लो। तो वो सब मैंने उनको दिया। मतलब ये मेरी कुश्ती की सेवा का एक वो था। तो और वो देखो वो मैं क्यों भी करता हूँ। हम एक तो पंडित जी आदमी, बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे। मैं ये कोविड आया, मैं 40 साल से मतलब जब 20 साल से 25 साल से मैं लोगों को बोलता आ रहा हूँ कि एक दिन ऐसी बीमारी आएगी, आप लोग सब कुछ रिमोट से देखने लगे हो लेट के, एक दिन ऐसी बीमारी आएगी सब ख़त्म कर देगी। तो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जानते होंगे कि मैं वो बोलता था कि युग बदलता है, गीता में लिखा है, कुरान में भी लिखा है क़यामत आएगी। कोई भी धर्म ले लो, साइंस के पास चले जाओ, मैथमेटिशियन भी कहते हैं कि साला एक तरह से लोग मरेंगे, वो लोग जिंदा रहेंगे जिनके अगर दम है, ताकत है, जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है। तो मैंने हाँ, तो मैंने कहा यार हम बुद्धिजीवी हैं तो मतलब हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। तो मैं पहलवानी को प्रमोट करना शुरू किया क्योंकि मैं पहलवान भी था। अब क्रिकेट को क्यों प्रमोट नहीं करते? पहलवानी गुरु शिष्य परंपरा है, जो मैं अभी बता रहा था कि हज़ारों साल पुरानी परंपरा है। एक सिस्टम है ये, एक जैसे लंगोट को पहनने का भी एक तरीका है। वो क्रिकेट में क्या है, अभी जाओ आप, मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ दिल्ली में बहुत बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वो गाड़ियाँ खड़ी होंगी, उनके बियर के डब्बे होंगे, और वो आप थोड़ी देर बाद लटबाजी, उनकी माँ बहन के गालियाँ दे रहे होंगे वो। मैं तो जाके धमकाता हूँ कहीं, उन बच्चों को बोलता हूँ अरे क्या कर रहे हो। अंग्रेज़ों ने, महात्मा गांधी ने लिखा था अपनी जीवनी में कि हमें कॉलेज में एडमिशन तब मिलता था जब वो कहते थे क्रिकेट खेलोगे। अच्छा। क्योंकि अंग्रेज़ लोग जानते थे, क्योंकि भगत सिंह पहलवान थे, चंद्रशेखर आज़ाद पहलवान थे, जो क्रांतिकारी थे, तगड़े थे, और अंग्रेज़ लोग जानते थे हम इनसे लड़ नहीं सकते। मैं गामा पहलवान की बताता हूँ आपको बात, बहुत अच्छा इंसिडेंस है, मैं सुनाता हूँ आपको कि गामा पहलवान बड़े ताकतवर पहलवान थे हिंदुस्तान के। उनके ज़माने में ब्रूस ली था। लोग कहते थे भाई तू बहुत तगड़ा, करा हम तो वो फिल्म के कलाकार हैं, करा धरती पर एक ही इंसान तगड़ा है, वो है गामा पहलवान। तो गामा पहलवान बहुत नामी पहलवान हुए। तो वो ओलंपिक में गए थे कुश्ती लड़ने के लिए, लेकिन हिटलर ने लड़ने नहीं दिया उन्हें, वापस आ गए। तो उसमें जिबिस्को का मेडल आया हैवी वेट में। तो उन्होंने जिबिस्को को चैलेंज कर दिया भाई कि मैं अगर ये मेरे से लड़ जाए तो मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। बड़े पहलवान थे, बहुत पैसा था उनके पास, राजा महाराजाओं के पाले हुए थे। तो किसी पत्रकार ने छाप दिया, तो वो छापते छापते वो इंग्लैंड तक पहुंच गया, जिबिस्को के पास। हाँ, जिबिस्को के पास पहुंच गया। तो उसने कहा यार हिंदुस्तान का बंदा करा, अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पे राज करा है, आपको पता है कि सूरज अस्त नहीं होता था उनके राज में, करा ऐसे मरोड़ के फेंक देंगे, क्या है मतलब हिंदुस्तानी गुलाम। तो किसी पत्रकार ने पूछ लिया भाई चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लोगे? कह रहा हाँ ऐसे तोड़ दूंगा।
तो जी चैलेंज गामा को बता दिया गया। तो पटियाला के राजा गामा को लेके इंग्लैंड गए, वहाँ उनके हाथ वाथ मिले, भाई चलो ठीक है। तो गामा पहलवान ने कहा भाई आ जाओ कुश्ती हो जाए। तो कुश्ती आर पार की रखी गई कि जब अब वो अंग्रेज़ थे, वो उनके अंदर बड़ा घमंड था भाई हम ताकतवर हैं। तो उन्होंने कहा भाई जब तक मानेगा नहीं मरेगा नहीं तब तक कुश्ती लड़ी जाएगी। तो भाई कुश्ती शुरू हुई, गामा पहलवान ने पटक दिया। 1 घंटे 36 मिनट उसको दबा के रखा, मैट पे उठने ही नहीं दिया उसे, जब तक कि वो ना नहीं बोल गया। बस फिर हार मान ली उसने। वो इंसिडेंस ऐसा था कि हिंदुस्तान में लोगों के मन में जो गुलामी थी वो निकल गई मन से कि हम अंग्रेज़ों को मार सकते हैं। उनके अंदर एक जज्बा आ गया कि भाई हमारे अंदर भी कुछ है। गामा पहलवान कर सकता है तो मानसिक रूप से गामा पहलवान ने देश को आज़ाद किया था। ये महात्मा गांधी तो ऐसे ही बोलते हैं, ये तो पॉलिटिकली आज़ाद हुआ था। पॉलिटिकली आज़ाद था। मानसिक रूप से गामा पहलवान ने देश को आज़ाद किया था कि मार सकते हैं हम अंग्रेज़ को, हमारे अंदर ताकत है। तो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि पहलवानी करे हिंदुस्तानी बंदा, तो उन्होंने क्रिकेट खेला, क्योंकि साला सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहेगा बंदा, गाली गलौज करेगा, ना तो वो कुछ कर पाएगा या देखेगा। और दिखाना भी शुरू किया उन्होंने। आज देखो जो भी क्रिकेट आप शर्त लगाओ, जो क्रिकेट देखते बर्बाद है, वो उनका टाइम बर्बाद है, दिन रात इसी में लगे रहते हैं और दौड़ नहीं सकते 10 मिनट। सट्टा खेलना, जुआ खेलना, गाली गलौज करना, ये क्रिकेट की देन है। मतलब देश को हमारे 5 मिनट कोई खेल ले पहलवानी, बाकी दिन भर अपना काम करे। दीपक जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि मैंने नेट पे पढ़ा है कि आपने इस लॉकडाउन में उत्तराखंड में दंगल कराए थे। उत्तराखंड में जनरली कुश्ती बहुत नया सा खेल है, बहुत नया खेल है। लोग कुश्ती कम ही खेलते हैं वहाँ पर। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया और आपने वो दंगल कैसे करा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को अगर बताएंगे प्लीज़। हाँ, तो भंडारी जी मतलब हम पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमता हूँ दंगलों में। तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ हिमाचल है। अगर आप हिमाचल में जाओगे ना, तो हर दूसरा गांव कुश्ती कराता है वहाँ पे। पहलवानों की बहुत इज्जत करते हैं और वहाँ के लोग अच्छे हैं। तो बाकी तो खैर सभी स्टेट कराती हैं। हमारे स्टेट में कुश्ती का इतना कल्चर नहीं है। कभी देहरादून में परेड ग्राउंड में हुआ करती थी, या रुड़की में, या फिर इधर डाउन में, मतलब पहाड़ों में नहीं होती है। लेकिन मैं वहाँ पे क्यों कुश्ती को ले जाना चाहता हूँ, उसके बारे में 2-3 चीज़ें जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की। एक बार मैं चंडीगढ़ BSF के कैंप में था। तो वहाँ पर हरियाणा के कुछ बच्चे थे, कुछ गढ़वाली बच्चे थे, जो मतलब गाँव से दौड़ मार के भर्ती हुए थे। तो वहाँ पे वो हरियाणा में बोलते ना, आ भाई तू कितने बीम खींच लेगा। तो वो हरियाणा का पहलवान था, कह रहा जी मैं 10-20 खींच लूँगा। फिर दूसरे देश स्टेट का था, हाँ भाई तू कितने खींच लेगा, कह रहा जी मैं 15-20 खींच लूँगा। तो वह गढ़वाली बंदा था अपना ठाकुर साहब, कह रहा तू कितने खींच लेगा भाई, कह रहा जी मैं तो 200-250 खींच लूँगा। अरे अब तू ये बोल रहे है। तो मैंने कहा यार इस बच्चे को दिखाओ इसको। भाई साहब वो बीम पर चढ़ा, रुका ही नहीं वो। तो हमारे बच्चों के अंदर इतनी ताकत है ना, नेचुरल पावर है हमारे। तो वो बाकी सब लोगों ने बोला यार इसके सामने तो हम क्या बीम खींचेंगे, हम तो 20 ही नहीं खींच पाते। तो मतलब हमारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि उनका डेली चढ़ना, पेड़ पे उतरना, उनके लिए सब कुछ डेली है। लकड़ी काटना, पैदल जाना, वजन उठा के चलना। यहाँ कहाँ बंदा वजन उठा के चलता है, 2 मिनट में तो मोटरसाइकिल में जाता है। तो वो लोग नेचुरली स्ट्रॉन्ग है। दुर्भाग्य यह है कि वहाँ खेलों का इतना विकास नहीं है। अगर सरकार भी इतनी मदद नहीं करती। पता है, अगर कोई नेशनल लेवल का खिलाड़ी हो तो उससे 500 रुपये महीने की मदद है यार। 500 मतलब ये सरकार का योगदान है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब एक टाइम था जब खंडूड़ी जी थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला था भाई आपको अखाड़ा देंगे, आप वहाँ अखाड़ा खोलो। तो मैं वहाँ पूरा घूमा था, दिया भी था। तो हरीश रावत जी आए, उन्होंने बोला यार हम तो खली की कुश्ती कराएंगे। मैं कहता हूँ मेरे बेटे से खली नहीं लड़ सकता। अनुज गढ़वाली मेरा बेटा, 200 कुश्तियाँ हो चुकी हैं उसकी, उससे नहीं लड़ सकता वो। तो वो तो नकली पहलवानों की कुश्ती करा दी उन्होंने, अपना वो ले लिया वोटों का। तो नहीं हो पाया, तो फिर मैंने खुद ही खोल दिया गाँव में। पहले से ही खुला हुआ है 8-10 साल पहले से, लेकिन लॉकडाउन में प्रॉपरली मैंने उसको खोला। गाँव के लोगों को पहलवानी के बारे में बताया। मैं खुद ही, जैसे कोई तगड़ा था, मैं कहा यार पहलवानी देख क्या चीज़ होती है, ज़रा मेरे से भिड़ के दिखा। तो उसे ऐसे ही नीचे लटका दिया। एक तो ये चीज़ है भाई कि पहलवानी मतलब ताकत होती है पहलवानी के अंदर। दूसरा बुद्धिजीवी हम, पढ़े लिखे भी हैं। फिर गांव में मैंने देखा दूसरा, यार गांव में बीड़ी सिगरेट शराब बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड में। बच्चों के पास नौकरी नहीं है और धीरे धीरे वो लग जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत काम करा, पैंट पहनी, मार्केट में आए, 2 पैग लगाए, फिर अपना चले गए, फिर अगले दिन खाली हो गए। तो ये कल्चर मतलब, और जो पहलवानी है वो इस चीज़ से रोकती है। पहलवानी शराब, बीड़ी, सिगरेट, मतलब लाल चीज़ें, मतलब दूध सफ़ेद, घी, बादाम, ये सफ़ेद चीज़ें, हरी चीज़ें, ये है लाल चीज़ों से दूर है।
तो मैं कहा यार ये इसको चालू करो। एक और चीज़ ये है कि उत्तराखंड से भी कुश्ती के बच्चे जाते हैं लड़ने के लिए, और बड़ा दुर्भाग्य है कि वो हरियाणा पंजाब के या और स्टेट के बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। मैंने बच्चों को कितना समझाने की कोशिश करी है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, हम आपको मैट पे लाएंगे, कुश्ती लड़ाएंगे, आपका मेडल आ गया, वहाँ पे लाइनें लगी रहती है, BSF CI ये वो रेलवे, तुरंत नौकरी मिलती है। अब मज़े लो, पहलवानी करते रहो, खाते पीते रहो, तनख्वाह लेते रहो, इतनी दौड़ मारते हैं बच्चे वहाँ पे। तो थोड़ा सा उनको गाइडेंस मिल जाए, तो मैंने ये अखाड़ा खोला। इसको प्रमोट करने के लिए मैंने दंगल कराए अपने जेब पे, अपनी मेहनत की कमाई से, जो लॉकडाउन में तो वैसे ही सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने पैसा खर्च करा। मैं कहा जीतने वाले को 1000 रुपये, हारने वाले को 500 रुपये। तो 2 बार दंगल करा दिए, 40-40 बच्चों की कुश्तियाँ करा दी, उनको इनाम किताब भी दिए, लोगों को बुलाया, उन्हें जलेबी चाय पानी भी पिलाई, भाई तभी इकट्ठे होंगे आदमी। तो मतलब बहुत हमारे क्षेत्र के प्रमुख साहब, MLA साहब वगैरह सब ने बड़ा आशीर्वाद दिया, कहते बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू करो। तो दीपक जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि हाँ। आप अपने क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ पर आपने ये सब करवाया। हाँ, तो भाई दोस्तों, मेरा गांव तो बांसुली है, दुगड्डा ब्लॉक है हमारा, पौड़ी गढ़वाल और उत्तराखंड। तो हमारे जब मैंने दंगल करवाया तो भाई हमारे जितने भी आसपास के गांव के प्रधान थे, अब सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, सब ने मुझे सहयोग किया। और हमारे जो प्रमुख साहब थे मातबर सिंह बिष्ट जी, और हमारे जो MLA साहब थे, खंडूड़ी जी की बेटी हैं तो दीदी, उन्होंने आशीर्वाद दिए। मतलब सब लोगों ने बड़ा मतलब मेरे को मतलब बहुत मेरा मतलब साहस बढ़ाया कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, सहयोग किया बहुत। और आगे भी उन्होंने बोला कि आप कंटिन्यू करिए, बच्चों को सिखाइए, हम आपके साथ खड़े। तो मैं सबका बहुत आभार करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा सभी प्रधानों को, प्रमुख साहबों को, MLA साहब को। दीपक जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ आपसे कि मतलब मैं ये सोचता हूँ कि आज की समाज में, आज की डेट में बंदा कोई ऐसा भी है जो इस खेल को प्रमोट कर रहा है, और उसके लिए अपना पूरा जीवन आपने लगा दिया है। पिछले 4 दशक से आप ये काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई है। धन्यवाद जी। और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अगर इसके बारे में कोई संदेश देना चाहें तो। मैं ख़ास तौर से अपने उत्तराखंड के बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और आप लोग स्वस्थ रहिए, कुछ ना कुछ करिए। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, क्रिकेट से दूर रहिए, क्योंकि एक सचिन तेंदुलकर या उसको देख के सब नहीं बन पाएंगे, और बहुत मतलब नुकसान हो जाता है। हालांकि रेसलिंग जैसे खेल है, आप मेडल भी ला सकते हैं, नौकरी भी पा सकते हैं, और अगर ना भी हो तो कम से कम किसी को धमकाने के काम तो आ जाओगे, लठ लेके खड़े हो जाओगे। मेरे को लोग बोलते हैं यार आप यूट्यूबर हो, आप ऐसे हो, तो हम लठ पकड़ लेते हैं। मैं कहा भाई मैं अमिताभ बच्चन से ज़्यादा फेमस हूँ। तो कहते हैं कैसे भाई, अमिताभ बच्चन से ज़्यादा कैसे फेमस हो गया? मैं कहा भाई अमिताभ बच्चन, अब लाठी तो खड़ी है, हाथ में पड़ी है। मैं कहा भाई अमिताभ बच्चन को कितने कंट्री में जानते हैं? ऐसा दुनिया का कोई कंट्री नहीं है जहाँ दीपक अनसुईया को ना जानते हो, और ना माने तो भाई लठ से बताऊँ तुझे। तो मतलब जब नहीं भी कुछ काम आएगा तो कम से कम लाठी तो पकड़ लेगा आदमी, तो कोई धमकाएगा तो नहीं। तो ये मतलब जो खेल जो देता है वो, अब उत्तराखंड के बच्चे मैंने बताया कि ताकतवर तो है ही, तो इसलिए कोविड का वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो उसी ताकत को चैनलाइज करें, मेडल लेने के लिए लड़े बच्चे, तो उन्हें नौकरी भी मिले, अच्छा वो भी मिले। तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब खेलते रहिए कुछ ना कुछ, और मेडलों की तरफ जाइए, नौकरी मिले आपको। अच्छा, पहलवानी की परंपरा उत्तराखंड में शुरू होनी चाहिए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। जो भाई मेरा सहयोग करना चाहेगा, मैं नतमस्तक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उस भाई को, ये कहना। तो मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा, ये थे दीपक जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने हमसे बहुत सारी बातें करी और अपने दिल के बहुत सारे राज खोले, अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करी, जिससे कि हमें पता चला कि दीपक भाई क्या सोचते हैं। और मैं इनको ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि जो ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुश्ती के लिए सर्व कर रहे हैं, और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। इन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। धन्यवाद दीपक जी, आपका बहुत बहुत। और मैं अपने देखने वालों को यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम दीपक जी जैसे ऐसी अनोखी पर्सनैलिटीज़ भी आपके सामने ला सकें, जो कि सब कुछ अपना निछावर करके अपने खेल को सर्व कर रहे हैं। हाँ, मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद।